हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत जोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों, अभी हमारे जो एमपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और अभी तक हमारे जो एग्जाम हुए हैं इंग्लिश का और फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ है, जिस वजह से कुछ बच्चे को अच्छा भी गया होगा, कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत कम गया होगा। लेकिन बेटा टेंशन नहीं लेना है, अपन को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करनी है। क्या होता है, कभी कभी हमारा एक पेपर खराब चला जाता है तो हम उसको डिप्रेशन में आके हम अपना अगला पेपर की तैयारी बिल्कुल भूल जाते हैं, उसके गम में चले जाते हैं कि भाई पेपर बेकार गया है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इंग्लिश के पेपर में कुछ दिक्कत आई है या फिजिक्स के पेपर में कुछ दिक्कत आई है तो हमको इतना तो है ही कि हम अच्छे कर सकते हैं। तो आगे का जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, हिंदी है ना, और आपका मैथ या बायो जो भी होगा वो सब्जेक्ट है, तो बेटा अभी से आप अगर अच्छी से और मेहनत करोगे तो आप कवर अप कर सकते हो आप। ओके बच्चों, तो आज मैं आपसे एक स्पेशल बात करने जा रहा हूँ बेटा। केमिस्ट्री का जो हमारा अगला एग्जाम है उसको देखते हुए मैंने उन सभी बच्चों के लिए 75 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री इसमें कवर है बच्चों, फुल केमिस्ट्री। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कई बार आ चुके हैं एग्जामों में, चाहे वो 2023 का एग्जाम हो या 2020 का, 22 का, और जो आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। आज अपन उन क्वेश्चनों को बेटा तैयार करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में उन क्वेश्चन को बताऊंगा जो क्वेश्चन आने की संभावना है। और जिस भी बच्चे को लग रहा है कि हमारे जो क्वेश्चन लिखे नहीं है या हमारे पास इन क्वेश्चनों का पूरा पीडीएफ चाहिए सर, तो मैं इनका पूरा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाएं और आपको कोई नीचे कमेंट में लिखी पीडीएफ, तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे क्वेश्चनों की। बच्चों, आपको सिर्फ मेरा कहना ये है, इन 2-3 दिनों में आपको एक क्वेश्चन कवर करने हैं अच्छी, जो अभी तक आपको याद है। अच्छी बात है, आपने जो मेहनत की है, जो आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज कुछ अलग करना है अपन को। जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं, जिस बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जो फेल की कगार पर हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे लग रहा है क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, किसी कारण, कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ बीमारी की वजह से, है ना, कहीं और भी कई रीजन होते हैं। तो बेटा मैं चाहता हूं जो बच्चे रह गए हैं और उनको लग रहा है कि केमिस्ट्री कैसे करें, तो अभी आपके पास 2 से 3 दिन हैं। उनमें अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। 18 तारीख को हमारा एग्जाम है और आज हमारी शिवरात्रि है, भोलेनाथ का दिन है। उनका नाम लेके, हमारे भोले बाबा का नाम लेके, महादेव का नाम लेके आप जुट जाइए। 16-17 इन 2 दिनों में अपने को ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, अच्छे से रिवाइज करना है। और मुझे विश्वास है अगर आप इसमें जरूरत से ज्यादा मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली आप इसमें से बहुत अच्छा करके जाओगे, ये मैं विश्वास से कह रहा हूं बेटा। तो आप लोग बस मेहनत करें और आधे से ज्यादा क्वेश्चन बेटा आपको याद हुए होंगे इसमें से। तो ऐसा नहीं, बस इनका रिवीजन अच्छे से करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। जो जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं लेके आया हूं। चलते हैं, अब ज्यादा अपना टाइम नहीं खराब करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आज बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट के नियम को लिखते हुए गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। राउल्ट का नियम बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम आ चुका है एग्जाम में, कई बार आ चुका है राउल्ट का नियम, और यहां तक मेरा मानना है इस साल भी आएगा। राउल्ट का बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में वो बताया है इसने। तो हमको ये अच्छे से तैयार करना है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, राउल्ट का नियम। दूसरा है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा, SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफी अच्छी खासी आने वाली है हमारे पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, SHE। अगला कोई क्वेश्चन है, आप घबराए ना बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आपको कमेंट में आप पीडीएफ लिखें और आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी बच्चों। आप बस इस क्वेश्चन को आज हम तैयार करके जाएं। नीचे आपको इंग्लिश में भी आपकी सुविधा के अनुसार मैंने इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट करके दिया है, जिससे कि इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत ना आए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, तो ये ध्यान रखना है।
अगला क्या है, कोलरास का आयन संबंधी नियम लिखते हुए दो अनुप्रयोग लिखिए। कोलरास लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बच्चों हमारे इलेक्ट्रो का है। कौन सा? कोलरास लॉ। कोलरास लॉ भी बच्चों किसका है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है बेटा। कोलरास लॉ, कोलरास लॉ भी बेटा हमारा किसका है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। अगर हम इसको देखें और बेटा हम इस पे अगर और गौर से अच्छे से देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलरास लॉ, इसको छोड़ के नहीं जाना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ के नहीं जाना है। वेरी वेरी क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए 2026 के लिए। ये 2026 के लिए बेटा आपके लिए रामबाण क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बेटा अगला है हमारा डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे डेनियल सेल के बारे में बात की गई, उसका चित्र बनाना है हमको डेनियल सेल का, और सेल अभिक्रिया को समझाना है इसमें। ये आपके सामने सेल अभिक्रिया दी है बेटा, Zn कॉपर +2, यहाँ पे इसका Zn का क्या हुआ, कॉपर का क्या हुआ, नीचे उसका अपना इसका प्रभाव दिया है। तो बेटा ये आपको सॉल्व करना है, प्लस में डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसको अच्छे से देखना है बेटा, याद रखना है बेटा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से समझोगे तभी कुछ होगा। अच्छे से इनको पढ़ के जाना बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। फर्स्ट हमारा क्या, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। वाष्प दाब ये सॉल्यूशन का है बेटा, ये किसका क्वेश्चन है? सॉल्यूशन का है बेटा, ये सॉल्यूशन का है, बिलियन का है, ये बिलियन का है बेटा। ये किसका है बच्चों? बिलियन का है, ये बिलियन का है। दूसरा है हमारा, इसमें ही दूसरा है हमारा, किस ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 अवाष्पशील विद्युत अपघटन ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन के में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब जो दिया है, ठोस का आणविक द्रव्यमान की यहाँ पे गणना कीजिए बेटा। ये कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस सॉल्यूशन से लिया गया है, सॉल्यूशन का पार्ट का है क्वेश्चन है, ये देख लो अच्छे से एक बार आप। ओके बेटा, देख लीजिए एक बार अच्छे से, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपके पास ऑलरेडी बेटा इसकी पीडीएफ उपलब्ध हम करा देंगे। अगर जिस भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी उसकी पीडीएफ हम करा देंगे। जिस भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी हम पीडीएफ भी करा के दे देंगे। ओके बेटा, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप इसमें ना अच्छे से एक बार देखें। क्लियर? देखिए अगला जो हमारी स्लाइड है बेटा, चलते हैं उस पर। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम गणितीय व्यंजक सहित कीजिए। अब वो क्या बोल रहा है बेटा? फैराडे का, कौन सा का बेटा? साइंटिस्ट फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे जी का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और द्वितीय नियम के लिए गणितीय व्यंजक करना है बेटा। राइट ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ एंड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ, इसके बारे में बताना है। ओके बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा एक न्यूमेरिकल है बेटा, जिसमें 5 एम्पियर की धारा को 30 मिनट तक गलत NaCl में प्रभावित करने पर, बेटा वो क्वेश्चन में पूछ रहा है अपन से, 5 एम्पियर की धारा को 30 मिनट तक गलत NaCl में प्रभावित करने पर कैथोड पर कितने ग्राम सोडियम जमा हो जाएगा, निक्षेपित होगा। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बेटा कितना होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, और फैराड एक फैराडे बराबर कितना होता है बेटा? एक कई बार न्यूमेरिकल में आ चुका है 96,500। एक फैराडे बराबर होता है 96,500। तो बेटा ये आपको निकालना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे का लॉ भी बहुत इंपोर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है संक्षारण, संक्षारण क्या है? लोहे में जंग लगने की क्रिया विधि समझाइए बेटा। व्हाट इज कोरेशन, व्हाट इज कोरेजन, व्हाट इज कोरेजन एग्जाम्पल इन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट द मेजर ऑफ द प्रिवेंट, यानी संक्षारण से बचाव के उपाय भी लिखने हैं। क्वेश्चन है बेटा संक्षारण क्या है? लोहे में जंग लगने की क्रिया विधि समझाइए तथा संक्षारण से बचाव के उपाय लिखिए। ओके बेटा, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन में, कई बार आ चुका है बेटा। ये जितने भी क्वेश्चन में लेके आया हूँ सबकी आने की संभावना है, और बेटा इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक मेरा मानना है। अगर आपने ये सब अच्छे से कर लिए बेटा, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिया, अगले 2 दिनों में आपके पास पूरे तरीके से 2 दिन है, और आज नाइट में अगर आपके पास ऑलरेडी लिखे होंगे सारे क्वेश्चन बेटा, और अगर नहीं भी है किसी बच्चे के पास तो नीचे कमेंट में मुझे भेज सकता है कि पीडीएफ भेजिए सर, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप इन दोनों दिनों में तैयार करके जाइए। अब बात अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से छपना ही छपना है, ये आगे पेपर में आ चुका है 2026 में, ये आ चुका है, निश्चित आ चुका है 2026 में। देखिए एक बार, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट,
पहली इस पे निम्नलिखित को समझाइए। ये कुछ टिप्पणियां हम जो बोलते हैं जिनको हमें समझाना है, यानी बोल रहा है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट को समझाइए। दूसरा मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी को समझाइए। तीसरा है हमारी तुल्यांकी चालकता, सिंक्रोनस ऑफ कंडक्टिविटी को समझाइए। चौथा है हमारा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। पांचवा है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इन पांचों को बेटा अच्छे से पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर नहीं होने वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है क्वेश्चन, यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा। देख लीजिए, सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, तुल्यांक चालकता, ये हमारी सिंक्रोनस कंडक्टिविटी, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट चालकता बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक लिखिए बेटा। क्या पूछा है उसने? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, यानी राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटी। बेटा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, ये इंपोर्टेंट है। यानी जो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा, यहाँ तक मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आने की संभावना है इनकी, यहाँ पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देख के जरूर जाना है, ठीक है बेटा। अगला है बेटा हमारा, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 3 × 10⁻⁵। बेटा ये सेकंड इनवर्स है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, इधर सेकंड इनवर्स है। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में कितना समय लगेगा? वो बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है? 3 × 10⁻⁵। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता में आधा होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको आधा होने में, ये बताना है। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। एक बार अच्छे से देख लीजिए बेटा, जो मैं लगा रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये फैराडे का लॉ भी बहुत आ चुका है बेटा कई बार पेपर में। अगला देखिए हम, हाँ तो बेटा इस तरफ अपना अगला जो स्लाइड है, अगली पर क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना Na2 के Na2Cr2O7 से Na2Cr2O7 से K2Cr2O7 कैसे बनाया जाता है? हाउ टू मेक K2Cr2O7 से Na2Cr2O7 कैसे बनाएंगे? यानी ये बोल रहा है वो बेटा अपन से Na2Cr2 से Kr2Cr2 कैसे बनाएंगे, यानी Na2CrO2 से बेटा हमको क्या बनाना है? K2Cr2O7। इंपोर्टेंट है, आ चुका है बेटा। राइट ऑफ केमिकल एक्शन लिखनी है इसकी। दूसरा है अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करके क्या क्या देता है? एक KI के साथ में क्रिया करेगा K2Cr2O7, तब क्या होगा? H2S से करेगा तब क्या होगा? और FeSO4 से करेगा तब क्या होगा? ठीक है बेटा, इंपोर्टेंट है, आ चुका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये आ गया है बेटा अपना अगला क्वेश्चन हमारा, कि MnO4 बनाने की रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। राइट द मेथड ऑफ मेकिंग KMnO4 अलोंग विथ द केमिकल इक्वेशन। और KMnO4 के 3 उपयोग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, KMnO4 के 3 उपयोग, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन जो कि लगातार आ रहा है, लगातार हर साल पूछा जाता है बेटा, हर साल आते हैं क्वेश्चन, ये हर बार आते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस 3, यानी राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन ऑफ द लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा D एंड F ब्लॉक में 3 अंतर
राइट द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में 3 अंतर बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लगातार आपको डी ब्लॉक की तत्व, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में 3 अंतर, लेंथनाइड और एक्टिनाइड में 3 अंतर, काफी इंपॉर्टेंट है। आज आएंगे बेटा, निश्चित ही पेपर में आएंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को, निम्नलिखित गुणों को समझाइए। यानी मुझे बोल रहा है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बेटा, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, वो क्या काम करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो बेटा अपने डी ब्लॉक के डी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ब्लॉक, यानी वो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, अंतरकाशीय यौगिक, उत्प्रेरकीय गुण, मिश्र धातु का निर्माण और चुंबकीय गुण। यानी इनमें क्या क्या कह रहा है बेटा, वो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था यानी वेरिएशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को बताइए, अंतरकाशीय यौगिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड को दर्शाइए, कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज उत्प्रेरकीय गुण को दर्शाइए, मिश्र धातु का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलाउस और चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इन सभी को बेटा डी ब्लॉक के बारे में हमें बताना है। डी ब्लॉक के बारे में हमें क्या बताना है बेटा, इन सब के बारे में बताना है। डी ब्लॉक में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है उसके बारे में बताएं थोड़ा, अंतरकाशीय यौगिक क्यों होते हैं डी ब्लॉक वो बताएं, उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाते हैं वो बताएं, डी ब्लॉक मिश्र धातु क्यों है वो बताएं, चुंबकीय गुण क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। आज आते हैं ये क्वेश्चन। अगला है कॉपर आयन रंगीन होते हैं और जबकि जेडन लवण रंगहीन होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो क्या बोल रहा है, कॉपर साल्ट कलर्ड वेयर जेडन साल्ट कलरलेस विद एक्सप्लेन। कॉपर टू जो होता है वो बेटा रंगीन होता है। कॉपर टू क्या होता है बेटा, रंगीन होता है, जबकि 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 जेडन प्लस टू क्या होता है, जेडन प्लस टू लवण क्या होता है, रंगहीन होता है। क्यों? ये पूछ रहा है क्यों आता है बेटा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी बहुत बार आ चुका है, नरस्ट समीकरण, व्हाट इज द नरस्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा, व्हाट इज नरस्ट इक्वेशन, व्हाट इज नरस्ट इक्वेशन, व्हाट इज नरस्ट इक्वेशन, नरस्ट समीकरण लिखो, नरस्ट इक्वेशन, नरस्ट समीकरण। अगला है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समझाइए, एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड वेलोसिटी ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग को समीकरण लिखिए। बेटा शून्य कोटि का पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, शून्य कोटि जीरो ऑर्डर के लिए बेटा पूछ लिया गया है, जीरो ऑर्डर के लिए पेपर में आ चुका है बेटा, बहुत बार आ चुका है जीरो ऑर्डर के लिए पेपर में। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा वो मैं अभी सॉर्ट आउट कर देता हूं। जीरो ऑर्डर के लिए बेटा हमें ये बताना था। अगला है हमारा, इसमें भी है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया की अभिकारक की प्रारंभिक यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.4 मीटर की, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है बेटा ये, और 100 सेकंड बाद 0.28 मीटर रह जाती है, जबकि अभिक्रिया की अर्धायु की प्राकृतिक कीजिए कितनी होगी, उसका अर्धायु काल निकालना है, टी हाफ निकालना है, टी हाफ अर्धायु काल निकालना है, अर्धायु काल निकालना है बेटा, टी हाफ निकालना है, अर्धायु काल निकालना है, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। और नरस्ट समीकरण, व्हाट इज द नरस्ट इक्वेशन, व्हाट इज द नरस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का है। ऊपर जितने भी ये डी ब्लॉक के हैं बेटा, कॉपर आयन लवण रंगीन होते हैं जबकि ये रंगहीन होते हैं, कलर्ड एंड कलरलेस होते हैं। क्लियर? ध्यान रखना है बेटा, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में डिफरेंस, लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड में डिफरेंस, KMnO4 की बनाने की विधि, और K2Na2Cr2O7 से K2Cr2O7 को तैयार करना है। ओके, ये क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, अगले में चलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए अर्धायु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सिद्ध करना है, अर्धायु काल। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताना है, उसका अर्धायु काल निकालना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल टी हाफ निकालना है, प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होती है। बी, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 500 केल्विन पर 400 केल्विन पर वेग स्थिरांक को दुगुना हो जाता है अभिक्रिया की
संकीर्ण ऊर्जा को परिकृत कीजिए। अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा बतानी है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछ रहा है वो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कैलकुलेट कीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है बेटा। वेग स्थिरांक 500 केल्विन पर 400 केल्विन की वेग स्थिरांक का दोगुना हो जाता है, तो उसको क्या पूछ रहा है वो संकीर्ण ऊर्जा पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अगला काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है बेटा, ये आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस इक्वेशन, एक्सप्लेन ऑफ टर्म। इसके आर्हीनियस को एक्सप्लेन करना है, आर्हीनियस को समझाना है, इसके पदों को समझाइए। ताप वेग के स्थिरांक को प्रभाव को लिखिए, उसकी ताप का वेग के स्थिरांक को क्या लिखना है, प्रभाव को बताना है। अगला है बेटा हमारा निम्नलिखित को समझाइए। दर निर्धारक पद, रेट, स्टैंडर्ड पोजीशन, छद्म कोटि अभिक्रिया, वेरी स्यूडो कैटेगरी रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि एंड शून्य कोटि, प्रथम द्वितीय कोटि अभिक्रिया की दर नियतांक की इकाई। प्रथम द्वितीय शून्य कोटि अभिक्रिया की दर नियतांक की इकाई आपको बताना है। जीरो द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर की हमको ये बतानी है बेटा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से निश्चित आपको टर्म ऑफ कंडीशन में पूछेगा कि आपको 4 ऐसे पेपर में दे देगा, वो निम्न को समझाइए। ऐसे पेपर में दे देगा, निम्न को समझाइए। उसमें बेटा दर निर्धारक पद, छद्म कोटि अभिक्रिया यानी स्यूडो कैटेगरी रिएक्शन, अभिक्रिया कोटि, ठीक है, शून्य यानी जीरो ऑर्डर, प्रथम यानी फर्स्ट ऑर्डर, द्वितीय यानी सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया की दर नियतांक को बताना है अपन को बेटा। ठीक है, ओके, ये आ चुका है बेटा क्वेश्चन और आएगा, इंपोर्टेंट है बहुत सारा। संघट्ट सिद्धांत क्या है? संघट्ट सिद्धांत क्या है? प्रभावी संघट्ट क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन है संघट्ट सिद्धांत क्या है, प्रभावी संघट्ट क्या होते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है बेटा वो 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, 90% कंप्लीट हो जाती है। इसका अर्धायु काल निकालना है, आईएमपी है बेटा, पेपर में आने की पूरी संभावना है, इन दोनों की पूरी संभावना है बेटा। ये यहां से यहां तक पूरी संभावना है। 2026 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, निश्चित लग रहा है मुझे ऐसा, आपको मिलने की पूरी संभावना है क्वेश्चन है। अगला, ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से एक बार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण और समीकरण देकर समझाइए। राइट द फॉलोइंग ऑफ द रिएक्शन विथ एक्सप्लेन एग्जांपल इक्वेशन। पहली पार्किंग अभिक्रिया, दूसरी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, तीसरी ग्लोबल थैलेमाइड अभिक्रिया, चौथी एल्डोल संघनन। बेटा इन रिएक्शनों को देखा जाए तो पार्किंग अभिक्रिया वेरी इंपोर्टेंट है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, ग्लोबियल थैलेमाइड सेंसलेशन इंपोर्टेंट है, और एल्डोल संघनन। ये जो रिएक्शन है ऐसे पूछेगा बेटा, इसमें से एक आध रिएक्शन आने की पूरी संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन चारों को चारों छप जाएंगी, लेकिन बेटा इनमें से एक मिलना बहुत निश्चित है, एक या दो आपको मिल सकती है एग्जाम के अंदर, तो बेटा छोड़ के ना जाए, रिएक्शनल है। अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारा 33-35 के बीच में अपना आने वाला है ऑर्गेनिक से। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीय यानी सेकेंडरी, तृतीय यानी ट्रेसरी एमीन को निम्नलिखित अभिक्रियाओं के आधार पर विभेद कीजिए। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेसरी एमीन्स को आपको उनको इनके आधार पर एमीन्स को अलग करना है। पहला HNO2 के साथ क्रिया कराओ, इनकी HNO2 के आधार पर। दूसरा कार्बल एमीन अभिक्रिया, ये नाम से ही आती है बेटा, कार्बल एमीन अभिक्रिया नाम से ही पेपर में आएगी, कार्बल एमीन अभिक्रिया नाम से ही पेपर में आएगी बेटा। और HNO2 के साथ रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन। अगला हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये सभी बेटा एमीन्स पार्ट के हैं, एमीन्स के पार्ट के हैं बेटा, एमीन्स यानी एमीन्स जो हमारा है उसके हैं ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के आधार पर समझाइए। यानी एक्सप्लेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड ऑफ प्रोटीन द बेसिस ऑफ द अल्फा एंड बीटा प्लेटेड शीट। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पेप्टाइड बंध का निर्माण कैसे होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बायोमोलिक्यूल्स का है, जैव अणु का क्वेश्चन है, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु का क्वेश्चन है बेटा। ये भी जैव अणु का है। मोनोसेकेराइड,
डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। आ सकता है पेपर में, आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आ सकता है बेटा। वो पूछ रहा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में अंतर स्पष्ट करना है और बेटा उनके उदाहरण देने हैं। जो इसमें अगर एक एक और क्वेश्चन देखा जाए, जुटर आयन, जुटर आयन क्या है, 2 नंबर में आ सकता है। जुटर आयन क्या है, 2 नंबर में आ सकता है। जुटर आयन क्या है, 2 नंबर में आ सकता है। जुटर आयन, जुटर आयन क्या है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है बेटा ये। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, डीएनए आरएनए में मुख्य दो अंतर। ये तो आप जानते ही हो बेटा, डीएनए एंड आरएनए में कितनी बार पूछा गया है। डीएनए एंड आरएनए में अंतर बताना है। और इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया है, विटामिन की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है। विटामिन की मानव के शरीर में क्या भूमिका होती है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण कीजिए। यानी जो घुलनशीलता के वाटर में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड बसा में सॉल्युबल, यानी बसा में घुलनशील और वाटर में घुलनशील, ये दोनों टाइप्स के होते हैं। तो अपन को बेटा जल के आधार पर, इसको घुलनशीलता के आधार पर बताना है कि कितने टाइप्स के होते हैं और मानव शरीर में इनका क्या भूमिका है, और डीएनए और आरएनए में कोई दो अंतर बताने हैं। क्लियर। अगला है क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित हार्मोनों के बारे में बताएं। टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, कोर्टिसोल। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में आप कुछ भी आपको आता हो, 2 पॉइंट आप बता दीजिए। थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बताना है आपको, इंसुलिन हार्मोन के बारे में बताना है और कोर्टिसोल के बारे में बताना है। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है और जो क्वेश्चन वही बताए जो आने की संभावना है। अगला, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में अंतर, डिस्कस्टिंग बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अगला है बेटा, एल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंस बेटा। ठीक है, एल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंस। अगला है बेटा हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस, अंतर लिखो। बेटा आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत तेज चल रहे हैं, बेटा मैं आपके टाइम की वैल्यू समझ रहा हूँ, आपके टाइम की बचत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने हैं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कमेंट के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं और इन क्वेश्चनों को आपको याद भी करना है, इसलिए जितनी जल्दी मैं आपको ये बताऊं आप याद करने में जुट जाएं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ बेटा, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। डेफिनेटली जो बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री में, अगर वो ये करके गए तो उनका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है। एल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंस। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल में अंतर लिख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल्स। अगला है बेटा, बर्नर सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द बर्नर्स। बेटा ये कोऑर्डिनेशन का है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है बेटा, ये किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। बर्नर सिद्धांत, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द बर्नर सिद्धांत। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बेटा, विलियमसन संश्लेषण विधि। ये विलियम संश्लेषण की विधि को समझाना है, ईथर वाले को समझाना है, ईथर बनेगा इसमें ईथर, विलियमसन सिंथेसिस को समझाना है मेथड को। अगला है बेटा, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। जो फिनॉल होता है बेटा, फिनॉल यानी क्या, फिनॉल यानी ये, इसकी बात कर रहा है। मैं और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके आऊंगा, ये तो आज सिर्फ क्वेश्चन आपको बताने हैं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये फिनॉल होता है, वो इसने पूछा है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। वाई इज द फिनॉल एसिडिक नेचर। फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों बताती है, फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों बताती है। अगला है बेटा, लिगेंड क्या है। ए बी और अपना कोऑर्डिनेशन का है। लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है बेटा, ऐसे बेटा लिगेंड क्या है, एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। उप सह संयोजी संयोजक, उपसह संयोजक क्या होता है, उपसह संयोजक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, आ सकता है कभी कभी। लेगेंड क्या है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। अर्धायु काल क्या है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, ये 2 नंबर में आ सकते हैं, ये 2 नंबर में आ सकते हैं। लेगेंड क्या है, अर्धायु काल क्या है, एंजाइम्स के कार्य लिखिए, ये बेटा 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिनॉल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है, अर्धायु काल क्या है, यानी एंजाइम्स के कार्य बताइए। ठीक है बेटा, ओके। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब, क्या होता है जब, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे पेपर में। क्या होता है जब, केवल समीकरण को लिखिए। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन को बेटा आपको CH3 MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करता है। बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसे बेटा हम RMgX भी लिख सकते हैं, RMgX, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
इसे क्या बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। CH3 MgBr, RMgX भी बोल सकते हैं, R बराबर CH3 होता है। प्रोपेनॉन को इसके साथ गर्म करेंगे और फिर जल में विघटित होता है और फिर इसमें जल से क्रिया कराते हैं, जल में विघटित होता है, तो क्या बनेगा ये बताना है आपको। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो केनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है उसको समझाना है। थर्ड, एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया होती है। जब बेटा एथिल एल्कोहल की सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में अभी एथिल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, CH2H5OH H2SO4 की प्रेजेंस में एसिटिक अम्ल से क्रिया करती है, तो क्या होता है। तो बेटा ये जब क्या होता है जब, ये क्वेश्चन आते हैं क्या होता है जब, तो आपको बताना है, ठीक है, क्या होता है जब, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको बताने हैं। क्लियर। आगे देखो बेटा, आगे देखो बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आज चीजें हैं ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा ये, और सब कुछ अगर आप ये करके गए तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको, देख लीजिए अच्छे से, आपको यहाँ से रिएक्शन जरूर मिलेगी 12th के केमिस्ट्री के पेपर में 18 तारीख की डेट में, देख लीजिए अच्छे से एक बार। यहाँ से देखते हैं, फिनॉल, फिनॉल किसी निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ टू गेट फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ द फिनॉल। बेटा यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दर्शाई गई है, तो आप ऐसा ना सोचें इंग्लिश वाले, ये भी देखना है, इंग्लिश वालों को भी सब कुछ बताया गया है। ओके बेटा, PDF आपको मिल जाएगी। फिनॉल से, इन्हें फिनॉल से मतलब उसका कहना ये है कि फिनॉल से आप इनको कैसे प्राप्त करोगे, इन लोगों को, यानी ये जो दिए हैं इनको फिनॉल से प्राप्त करना है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है, पिक्रिक एसिड बनाना है, एनिलीन बनानी है और बेंजीन बनानी है। ये सब चीजें आपको किससे प्राप्त करनी है, फिनॉल से प्राप्त करनी है बच्चों, फिनॉल से ये सब चीजें प्राप्त करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण से समीकरण को समझाइए। पहला क्वेश्चन, पहली अभिक्रिया आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, दूसरी रोजनमुंड अभिक्रिया। पहली कौन सी है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, दूसरी है रोजनमुंड अभिक्रिया या रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड अभिक्रिया या रोजनमुंड अपचयन या रोजनमुंड रिडक्शन, एक ही बात है, ठीक है। तीसरा, गाटरमान कोच संश्लेषण, गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। पांचवी है केनिजारो अभिक्रिया, दूसरी बार आ चुकी है बेटा ये केनिजारो, केनिजारो अभिक्रिया। छठवीं है हमारी रिएक्शन क्लेमेंसन अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन बेटा, क्लेमेंसन अपचयन। अगली है वुल्फ किस्नर अभिक्रिया, अगली कौन सी है, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। ओके बेटा, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। आगे देखो बेटा, एक रिएक्शन बेटा आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्यूमीन से फिनॉल बनाने की क्रिया विधि समझाइए। बेटा क्यूमीन से आपको, क्यूमीन, क्यूमीन से बेटा क्या बनाना है आपको, क्यूमीन से आपको फिनॉल बनाना है। क्यूमीन से फिनॉल को कैसे बना सकते हैं, इंपोर्टेंट है बेटा ये। और अगला ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एस्टरीकरण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द एस्टरीकरण, एस्टरीकरण की क्रिया लिखनी है, एस्टरीकरण की रासायनिक अभिक्रिया। क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं ये भी आपको बताना है, और ये रिएक्शन लिखनी है बेटा। एक रिएक्शन और है बेटा, स्वार्ट्ज, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ये भी बेटा आपको मिलेगी हमारे इसमें, स्वार्ट्ज अभिक्रिया एनसीईआरटी में भी दी है बेटा। एस्टरीकरण की अभिक्रिया को लिखिए, तो बेटा ध्यान रखना है इन अभिक्रिया को, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ 26 में आपको 100% मिलेगा, देख लेना बेटा आप। अगला चलते हैं पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्पिरिन निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। बेटा एस्पिरिन निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है, मतलब राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एस्पिरिन फॉर्मेशन। एस्पिरिन का फॉर्मेशन करना है, दर्द निवारक टैबलेट होती है एस्पिरिन, इस दर्द निवारक टैबलेट होती है बच्चों एस्पिरिन, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक क्वेश्चन है ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में केवल समीकरण को लिखिए, राइट द ओनली केमिकल ऑफ समीकरण। अगला देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। बेटा एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर क्या होगा, इसमें बी क्या है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तब क्या होगा, जब फिनॉल को जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तब क्या होगा, यानी फिनॉल को जिंक के पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या होता है। अगला है बेटा सी, इसमें एथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 से 413 केल्विन पर कराते हैं। बेटा टेम्परेचर जरूर देखना है, टेम्परेचर कितना दिया है उतना देखना है, तभी रिएक्शन सॉल्व करनी है। उसने बोला है एथाइल एल्कोहल की क्रिया, एथाइल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 से कराने पर 413 डिग्री सेल्सियस क्या होगा,
फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या होगा, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोसाइड के कराने पर क्या होगा। ये डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के अंदर केमिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण दीजिए। बेटा ये सब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया एनिसोल का एल्किलीकरण। पहला, इसमें फर्स्ट क्या है बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया एनिसोल का एल्किलीकरण। दूसरा है बेटा इसमें एथेनोइक अम्ल के माध्यम में एनिसोल का ब्रोमीनीकरण। बेटा एथेनोइक अम्ल के माध्यम में, एथेनोइक अम्ल के मीडियम में एनिसोल के ब्रोमीनीकरण को समझाना है। एनिसोल का नाइट्रीकरण, एनिसोल का नाइट्रिफिकेशन, एनिसोल का नाइट्रिफिकेशन कराना है। एनिसोल का फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलिजेशन कराना है। बेटा एनिसोल का नाइट्रीकरण कराना है, प्लस में एनिसोल का फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलिजेशन कराना है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और एथेनोइक अम्ल के माध्यम में एनिसोल का ब्रोमीनीकरण कराना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बेटा, मुझे आने की संभावना है। ये क्वेश्चन बेटा अभी हम देख के आए हैं बेटा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, 2 ट्राइब्रोमोनोल। बेटा फिनॉल से क्वेश्चन है बेटा, फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमने ऊपर भी देख लिया है, फिर से देख लेते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे बनाएंगे फिनॉल से। दूसरा, ट्राइब्रोमोफिनॉल को कैसे बनाएंगे बेटा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल को कैसे बनाएंगे। तीसरा, बेंजीन को कैसे बनाएंगे फिनॉल से। चौथा, ऑर्थो एंड पैरा कैरोसोल कैसे बनाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा कैरोसोल कैसे बनाएंगे फिनॉल से। और एंडलिन कैसे बनाएंगे हम फिनॉल से। ठीक है बेटा। अगला है बेटा हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाना है बेटा। रीमर टीमर अभिक्रिया, रीमर टीमर राइमर टीमैन अभिक्रिया, ये है बेटा रीमर टीमन अभिक्रिया, इंपोर्टेंट है। और कोल्बे अभिक्रिया, दोनों इंपोर्टेंट है बेटा, IMP है 2026 के लिए, ये दोनों नंबर आ सकती है बेटा। रीमर टीमर अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और रीमर टीमन अभिक्रिया आ सकती है बेटा। ये इंपोर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 33 नंबर की यानी 35 के बीच में आना है। इसको याद रखना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन आएगा। रीमर टीमन अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया फिनॉल से कैसे प्राप्त करें, क्लियर क्या होता है जब, ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। अगला है बेटा हमारा क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराता है। बेटा अभी मैंने पीछे देखा, जस्ट एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी मैंने पीछे ही इनको आपको बताया है, जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है बेटा। अगला देखिए, क्वेश्चन है फॉर्मिक, क्वेश्चन है बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के 2 उपयोग लिखिए। बेटा ऐसे क्वेश्चन क्या है 2-2 नंबर में आ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग पूछ रहा है वो, कि एमिनो4 के उपयोग पूछ रहा है वो। कार्बोक्सिलिक अम्लों के 2 उपयोग बताना है आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले तो बेटा क्या, COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, क्या होता है, ये समीकरण लिखना है, क्या होता है, कैसे। एसिटिल क्लोराइड का पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट यानी PDBSA4, ये इसकी प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड को PDBSO4 की प्रेजेंट की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्या बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, बता दे रहा हूं मैं, रोजन-मुंड अपचयन। ये बेटा क्या है, रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया होती है। जब भी आपको PDBSO4 ऑब्जेक्ट टाइप में दिख जाए और पूछे वो कौन सी अभिक्रिया का वो है, तो बेटा ये रोजन-मुंड का है। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया का नाम है बेटा कार्बल एमीन, दूसरी अभिक्रिया का नाम है कार्बल एमीन, इंपोर्टेंट है। कार्बल एमीन, एमीन की रिएक्शन है बेटा, आ सकती है पेपर में। ठीक है, कार्बल एमीन। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से इनको कैसे प्राप्त करोगे, साइनोहाइड्रिन और फॉर्मेलिन। बेटा साइनोहाइड्रिन को आप कैसे बना सकते हो, वो बनाकर दिखाना है। साइनोहाइड्रिन को कैसे बना सकते हो, बना के दिखाना है। एंड फॉर्मेलिन को कैसे बनाते हो, वो बना के दिखाना है। क्लियर। साइनोहाइड्रिन को कैसे बना सकते हो वो बताना है, और फॉर्मेलिन को कैसे, वो बताना है। क्लियर बेटा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट IMP क्वेश्चन है, पूरी संभावना है पेपर में आने की, पूरी संभावना है। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लीयता की शक्ति बतानी है आपको, क्रम बताना है, 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लीयता शक्ति को बताना है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH से निम्न से कैसे प्राप्त करोगे, यानी वो कह रहा है बेटा कि CH3COOH
उसने ये बोला कि CH3COOH से आप ये कैसे बनाओगे, ये सारी इतनी सारी चीजें कैसे बनाओगे, क्या क्या। पहला, एथिल एसीटेट को कैसे बनाओगे, एथिल एसीटेट को कैसे बनाओगे एसिटिक अम्ल से। एथेन को कैसे बनाओगे, एसिटिक एनहाइड्राइड को कैसे बनाओगे, एसिटामाइड को कैसे बनाओगे इससे, एसिटाइल क्लोराइड को कैसे बनाओगे इससे, फॉर्मिक अम्ल को कैसे बनाओगे आप एसिटिक अम्ल से, और एथिल एल्कोहल को कैसे बनाओगे एसिटिक अम्ल से। तो वो ये पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल से आप हमें ये सारी चीजें बनाकर दो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना है। क्लियर। अगला पॉइंट, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। इटार्ड रिएक्शन, एल्डोल संघनन, कैनिजारो। बेटा ये दोनों हमारी हो चुकी हैं, इटार्ड रिएक्शन, एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया, ये मैंने आपको पहले बता चुकी है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। इटार्ड रिएक्शन, एल्डोल संघनन और कैनिजारो, ये दोनों बता चुका हूं मैं आपको। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। बेटा कुछ ऐसे यौगिक दिए गए हैं आपको, उनकी आपको स्ट्रक्चर बनानी है। 4 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल पेंटेन 1 ऑल 2 इथॉक्सीप्रोपेन एंड 2 6 डाइमेथिल फिनॉल, इन सब की आपको स्ट्रक्चर बनानी है बेटा। ये देखिए बेटा, यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। बेटा यहाँ पर OH होगा, यहाँ पे OH है बेटा, है ना, यहाँ पे H था, ये गलत लग गया है, यहाँ पे H है। C2H5Cl प्लस C2H5OH, बेटा यहाँ पे वो क्या बन जाएगा हमारा, ईथर बन जाता है, ये तो आप समझ ही जाओगे। और ये एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये क्या है थायोनिल क्लोराइड, ये क्या है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ये क्या है बेटा थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड है। ठीक है बेटा, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है अपन को। ये क्वेश्चन को सिर्फ आपको बताने का एक माध्यम है, आप तक ये क्वेश्चन पहुंचे, आप इनको तैयार करें। और अगर जिस बच्चे के पास एक सारे क्वेश्चन नहीं है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन नहीं है सर, हमें क्वेश्चन हमारे टीचर ने लिखवाया, हमारे पास है नहीं है, तो तुरंत कमेंट करना है कि सर हमको PDF भेजिए, तो हम आपको तुरंत PDF प्रोवाइड कराएंगे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखो। रासायनिक समीकरण लिखना है बेटा, प्रोपीन से 2 प्रोपेन बनाना है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपीन 2 ऑल पहला। दूसरा है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बनाना है, यानी बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड से क्या बनाना है बेटा, CH2Cl से क्या बनाना है, CH2Cl से क्या बनाना है बेटा, बेंजिल एल्कोहल बनाना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये जो अभिक्रियाएं दी हैं बेटा, इनको आपको आगे बनाना है, ये आपको आगे बनानी है, इनको पूर्ण कीजिए। ये वो अभिक्रियाएं इंपोर्टेंट है जो कई बार पेपर में आ चुकी हैं, 2020, 22, 23, 21, 19, इन सब के पेपर से मैंने बना की हैं और कुछ एक्स्ट्रा डाली हैं आपके लिए, तो ये ध्यान रखना है, ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इन अभिक्रियाओं को आपको पूर्ण करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करो। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको क्रिया कराओ बेटा। यहाँ पर ये बेटा कुछ नहीं दे, जब HBr से क्रिया हो रही हो, जब कुछ नहीं दिया हो, तो बेटा हम क्या मानते हैं, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का नियम बेटा, मार्कोनिकॉफ का नियम का रूल लगा देना यहाँ पे, ठीक है। पहले दूसरी हमारी, फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करेंगे, फिनॉल की क्रिया जिंक के साथ होगी तो क्या बनेगी बेटा, इसको, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है बेटा, इसको हटा दीजिए। थर्ड नंबर का है बेटा हमारा, फिनॉल और सांद्र HNO3 से क्या होगा, फिनॉल और सांद्र HNO3 की क्रिया होगी बेटा, जब कंसंट्रेट HNO3 एंड फिनॉल की रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा। तो वो बोल रहा है क्या होता है जब इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करो। पहले बेटा आपको HBr से करानी है, फिर फिनॉल और जिंक की करानी है, फिर फिनॉल और सांद्र HNO3 की करानी है। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होगी तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या होता है। दूसरा, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन ही एक में देते हैं, क्या होता है जब। क्लियर। तो ये आपको इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं।
नीचे दिया है बेटा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को, उत्पादों को ए और बी को आपको पूरा करना है। पहले बेटा उसने दिया है बेंजोइक एसिड, ये बेटा क्या बना है C6H5 COOH, ये बेंजोइक एसिड है। क्या है बेटा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये बेटा बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड को PCl5 में रिएक्शन करानी है, PCl5 से रिएक्शन करानी है, फिर बेटा ए बनेगा। ए बनने के बाद बेटा H2 अपचयन और PDBSO4 के साथ क्रिया करानी है, तो हमारा क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। आपको पता है सर ये अपचयन होता है, ये हमारी रोजनमूड रिएक्शन होती है जिसमें आता है H2BDSO4। तो बेटा ध्यान रखना है क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जो बच्चा इस क्वेश्चनों को तैयार करके गया वो डेफिनेटली पेपर में अच्छा करके आएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखने, केवल समीकरण लिखने प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन को बेटा, प्रोपेनॉन को बेटा CH3MgBr, मैंने क्या बोला था RMgX, बेटा ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो जल अपघट करने पर क्या होता है मैंने पिछली भी बता दिया बेटा। अगला है बेटा हमारा ये सोडियम एसीटेट को NaOH और CaO के साथ गर्म करने पर क्या होगा। भाई सोडियम एसीटेट को NaOH और CaO के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तीसरा है बेटा हमारा एसिटिक एसिड को HNO3, एसिटिक एसिड को HNO3 यानी अमोनिया के साथ गर्म करने पर क्या होगा। और बेटा एसिटिक अम्ल को RCOOH को थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन कराने पर, क्रिया कराने पर क्या होता है। ये आपको सामने बनाने हैं रिएक्शन, ये आपको तैयार करनी है, पेपर में आना निश्चित है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन बेटा निश्चित पेपर में आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों की पेपर में आने की संभावना है। अब बात करते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चनों की, कुछ ट्रिकी क्वेश्चनों की जो बेटा आते हैं। क्या होता है जब समीकरण लिखना है केवल एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्या होगा। दूसरा है बेटा हमारा एनिलीन को जलीय माध्यम में, एनिलीन को जलीय माध्यम में ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर क्या होगा। तीसरा है बेटा एनिलीन को सोडियम नाइट्रस, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ 278 केल्विन पर क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये तैयार करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो आने की संभावना है। अमोनिया का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। क्वेश्चन अमोनिया का क्वथनांक यानी NH3, अमोनिया यानी बेटा क्या NH3, वो बोल रहा है कि अमोनिया का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। दूसरा एमीन जल में विलय क्यों होते हैं, यानी जो एमीन होते हैं NH2 जो अमीन होते हैं वो जल में घुलनशील क्यों होते हैं, जल में घुल क्यों जाते हैं, वो विलय क्यों होते हैं, सॉल्युबल क्यों होते हैं एमीन। क्लियर। दूसरा प्राथमिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन और द्वितीयक एमीन, प्राइमरी एमीन यानी प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन की क्या लिखने हैं, उदाहरण यानी एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। जो इथाइल एमीन होता है, इथाइल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, यानी अमोनिया से भी ज्यादा बेसिक होता है बेटा इथाइल एमीन। ऐसा कारण बताइए, आपको बताना है। आने की संभावना पूरी पूरी है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये तो 2025 में आया था बेटा। डायोजोनियम लवणों की युग्मन अभिक्रिया के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, डायोजोनियम लवणों की युग्मन अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए बेटा। एक रिएक्शन होती है युग्मन, युग्मन, युग्मन अभिक्रिया अलग से ही पूछी जाती है। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया आती है पेपर में, युग्मन अभिक्रिया कपलिंग बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन आती है बेटा ये पेपर में अलग से 2 नंबर में, कपलिंग रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है बेटा एमीन क्या है, यानी एमीन क्या है, प्राइमरी एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, उदाहरण लिखने हैं। यानी प्राइमरी एमीन क्या है, सेकेंडरी एमीन क्या है और टर्सरी एमीन क्या है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा। अगला क्वेश्चन है एमीनों की क्षारीय प्रकृति को समझाइए। एमीनों की क्षारीय प्रकृति को यानी उनकी बेसिक नेचुरलिटी को समझाना है। क्षारीय प्रकृति को समझाइए। एलिफेटिक एमिनो अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों होते हैं। एलिफेटिक का मतलब समझते हो बेटा, जो चेन में हो। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, जो खुली चेन में हो, ये एलिफेटिक होता है, ये एलिफेटिक होता है। ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है, जो श्रृंखला में हो, जो बेटा कैसी हो, एरोमेटिक बंद चेन में हो ऐसी। ठीक है। ये फिनॉल बन गया, ये एरोमेटिक है। ये देखो ये एनिलीन बन गया NH2। तो बेटा ये ध्यान रखना है। ओके, ये सब एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है, एनिलीन बोलते हैं इसको, एनिलीन। ठीक है। अगला है बेटा क्वाटरनरी अमोनियम लवण क्या है। क्वाटरनरी अमोनियम लवण क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में आने की संभावना है, इंपोर्टेंट है, एमीन से रिलेटेड है, आ सकते हैं पेपर में, एमीन से रिलेटेड है। ठीक है बेटा।
क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं बेटा। मोलरता, मोलरता और मोललता में अंतर लिखना है, यानी राइट डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी और मोललिटी में डिफरेंस बताना है। दूसरा है हमारा हेनरी नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक और एक अनुप्रयोग लिखना है बेटा। व्हाट इज हेनरी लॉ, व्हाट इज हेनरी लॉ, मैथमेटिकल इसका एप्लीकेशन भी लिखना है। ओके बेटा, सॉल्यूशन के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के क्वेश्चन है। अगला आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी बेटा आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस बताना है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखना है। क्लियर? अगला बेटा, अगला क्वेश्चन, प्रासरण दाब क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट है बहुत। प्रासरण दाब क्या है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, यह अनुसंक गुणधर्म क्यों दर्शाता है, अनुसंक गुणधर्म क्यों बताता है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? इसके नीचे इसका एक सवाल दिया है बेटा कि 300 केल्विन पर 5% आयतन यूरिया विलयन प्रासरण दाब का परिकलित कीजिए। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और आता है बेटा, बॉन्ड-हाफ, बॉन्ड-हाफ का नियम, बॉन्ड-हाफ का नियम लिखो, इंपोर्टेंट है बेटा, ये भी इंपोर्टेंट है। बॉन्ड-हाफ का नियम लिखो, ये सॉल्यूशन में आ चुका है। बॉन्ड-हाफ का नियम लिखो, ये आता है पेपर में, बॉन्ड-हाफ का नियम। क्लियर? बॉन्ड-हाफ का नियम क्या है लिखो, 2 नंबर में आ सकता है। प्रासरण दाब क्या है, यह अनुसंक गुणधर्म क्यों बताता है, इंपोर्टेंट है। क्लियर बेटा? क्वथनांक के उन्नयन से, क्वथनांक के उन्नयन से विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हाउ इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइंड फ्रॉम एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक के उन्नयन से विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन, हिमांक का अवनमन क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हिमांक का अवनमन क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। सॉल्यूशन के क्वेश्चन है बेटा, ये सॉल्यूशन की, ये सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन है बेटा। हिमांक का अवनमन क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। क्वथनांक के उन्नयन की विलयन की मोलर द्रव्यमान बताइए। ठीक है, ये इसका नीचे का क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है। दिया है बेटा 500 ग्राम जल में 3 ग्राम यूरिया को x ग्राम ग्लूकोज में घोलने पर विलयन का हिमांक 272.885 केल्विन होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम है। क्लियर? और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 मोल है। बेटा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने काफी बैठ के एनालिसिस करके बनाए हैं। और भी क्वेश्चन है बेटा जो इंपोर्टेंट है, जैसे कि बॉन्ड-हाफ का नियम है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आने की संभावना है, इसमें से आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बच्चों, कम से कम आपको, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा कि बेटा का 100% पेपर आएगा या 500%, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि पेपर वाला बेटा ना तो मैं बना रहा हूं ना आप बना रहे हो। हम मेहनत कर सकते हैं, केवल एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं जो मैं दी है। अब मैं आपसे बस एक ही बात बोलूंगा बेटा, जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो आप याद करो, प्रैक्टिस करो, यही टाइम बचा है। जितना पढ़ सकते हो रात दिन एक कर दो आप, आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए पेपर के सामने। बिल्कुल मोबाइल को टोटली दूर रख दो, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तब मोबाइल का यूज करना है, अन्यथा मोबाइल का यूज नहीं करना है बेटा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, दिन कम बचे हैं। आज शिवरात्रि के दिन भी बेटा हम कुछ दर्शन करने गए होंगे, इधर उधर गए होंगे, तो उसमें भी बेटा थोड़ा बहुत हमारा टाइम इधर उधर हुआ होगा, तो उसको कवर अप करने के लिए आज नाइट में अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें। और जिस बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए है वो मुझे कमेंट करे, वो कमेंट करे वीडियो में कि सर मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं तुरंत आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। जिस बच्चों ने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए 2 दिनों के अंदर, तो बेटा मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ वो बच्चा पेपर में बहुत अच्छा करके आएगा, गारंटी से कह सकता हूं मैं इस बात को। और ये क्वेश्चन है बॉन्ड-हाफ का नियम, ये 2 नंबर में आ सकता है। अब बेटा बात करते हैं रिएक्शन की। बेटा वैसे मैंने इसमें रिएक्शन सारी डाल दी है, लेकिन एक यहां तक मेरा मानना है, एक रिएक्शन की वीडियो भी आपको जल्दी दे दूंगा मैं, कल तक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कोशिश करेंगे कि अपन इसमें से बहुत अच्छा कर सकें। और जिस बच्चे को यहाँ पे हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें, कमेंट करें बेटा, शेयर करें। और बेटा मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है कुछ भी। आप मेहनत अच्छे से करें, इनको पढ़ें, विश्वास के साथ मेहनत करें, जितना आपको याद है उसको आप रिवीजन करें, प्लस में इसमें से क्या आपका छूटा हुआ है उसको तैयार करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको बेस्ट ऑफ लक, पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुनून के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपकी मुट्ठी में होगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।